एक बार आपका फिर संभव क्लासेज में स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जी आर चौधरी और आप देख रहे हो साइकोलॉजी या मनोविज्ञान की क्लास। इससे पीछे के वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि पीछे हमने क्या पढ़ा था, कहां छोड़ा था। तो आपको याद होगा कि इससे पिछले वाले वीडियो में हम बात कर रहे थे बुद्धि के सिद्धांतों से संबंधित, और बुद्धि के सिद्धांतों का आपने एक कारक सिद्धांत पढ़ा था, द्विकारक सिद्धांत पढ़ा था, त्रिकारक सिद्धांत पढ़ा था। इन पे हमने चर्चा की थी। आज का जो टॉपिक है वो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है साइकोलॉजी में, और इनसे संबंधित एक दो सवाल देखने को मिलता है और साथ में इसको समझना थोड़ा सा कठिन सा होता है। लेकिन मैं आज कोशिश करूंगा कि ये जो टॉपिक है वो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बुद्धि का जो सिद्धांत है। बुद्धि का जो सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत, उसकी चर्चा कर रहा हूं मैं। बुद्धि का सिद्धांत, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत की बात कर रहा हूं। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, इसकी मैं बात कर रहा हूं। इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत क्या है। देखो, नाम से इसका पता चल रहा है कि इस सिद्धांत में बुद्धि के कितने आयाम माने हैं? 3 आयाम माने हैं। यह सिद्धांत दिया था किस विद्वान ने? गिलफोर्ड नामक विद्वान था, उन्होंने दिया था। ये सोवियत संघ से संबंधित थे। तो जेपी गिलफोर्ड ने इसके प्रतिपादक जो थे, इस सिद्धांत को किसने दिया? इसके प्रतिपादक जेपी गिलफोर्ड थे। जेपी गिलफोर्ड थे, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया? त्रिआयामी सिद्धांत। इंग्लिश में बोलते हैं ट्राई डायमेंशनल कह दो या 3D भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम 3D, शॉर्ट में लिखते हैं ना 3D, या ट्राई डायमेंशनल, इंग्लिश में लिख दो ट्राई डायमेंशनल कह दो या 3 डायमेंशनल कह दो, एक ही बात है। इसका एक और नाम है, वो भी आपको याद रखना है। इसको संरचनावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। इसको संरचनावादी सिद्धांत, संरचनावादी सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आप आगे पढ़ोगे तो इसकी एक संरचना का चित्र दिखाऊंगा मैं, तो इसलिए वजह से इसको क्या बोलते हैं? संरचना, स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगा। तो ये सिद्धांत है, जो थ्योरी दी थी वो स्ट्रक्चरल थ्योरी थी बुद्धि की। तो बुद्धि की स्ट्रक्चरल थ्योरी किसने दी थी? वो दी थी गिलफोर्ड ने। जेपी गिलफोर्ड ने संरचनावादी सिद्धांत दिया था। एक इसका और नाम है, वो इसका पूरा सिद्धांत की बात आएगी। इस सिद्धांत को दूसरा नाम भी कहते हैं कि संक्रिया, कंटेंट और प्रोडक्ट। पूरा नाम है इसका संक्रिया, या मैं इसको यूं लिख सकता हूं कंटेंट को बोलते हैं विषय वस्तु, ठीक है, विषय वस्तु। और ऑपरेशन को बोलते हैं, हिंदी का शब्द है संक्रिया, उत्पाद सिद्धांत। उत्पाद सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इसके 3 नाम है, 3 डायमेंशनल थ्योरी या ट्राई डायमेंशनल थ्योरी, संरचनावादी सिद्धांत, या विषय वस्तु संक्रिया उत्पाद सिद्धांत। बहुत सारे इसके नाम देखने को मिलते हैं। इसका एक और नाम आपको याद रखना चाहिए, उसको इस सिद्धांत को बोलते हैं बुद्धि का प्रतिमान सिद्धांत। चौथा ले लो, बुद्धि का प्रतिमान सिद्धांत। प्रतिमान कह दो या प्रतिरूप कह दो, प्रतिरूप सिद्धांत। देखो, इसको नाम याद नहीं रखना है, मैं समझा दूं आपको। वापस देखो, ध्यान से देखना। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत मतलब
थ्री डायमेंशनल, जैसे आप 3D में क्या होता है, एक एक्स एक्स होता है, एक वाई एक्स होता है और एक जेड, एक्स वाई और जेड, मतलब जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और साथ में मोटाई या ऊंचाई हो, तो उसको बोलते हैं 3D। तो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? गिलफर्ड ने। इसका नाम 3D कह दो, ट्राई डायमेंशनल कह दो, संरचनावादी सिद्धांत इसलिए कहा गया कि इसका आप आगे सिद्धांत को समझोगे तो इसमें एक बुद्धि के एक स्ट्रक्चर बताऊंगा मैं कि बुद्धि ऐसे होती है, तो संरचनावादी सिद्धांत कहते हैं। इसमें तीन आयाम होते हैं, त्रिआयाम। तो 3 आयाम कौन सा? विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। पहला आयाम, दूसरा आयाम और तीसरा आयाम। तो 3 आयाम कौन कौन से? विषय वस्तु, कंटेंट्स, संक्रिया का ऑपरेशन, उत्पाद का प्रोडक्ट। तो ये 3 सिद्धांत, कंटेंट्स, ऑपरेशन और प्रोडक्ट, COP। तो COP सिद्धांत हो गया है। और इसके बाद में बुद्धि का प्रतिमान या प्रतिरूप, एक ही बात है, स्ट्रक्चर संरचनावादी का दो या प्रतिरूप, आपको डायग्राम दिखाएंगे तो उस हिसाब से इसको बुद्धि का प्रतिमान या प्रतिरूप सिद्धांत भी कहा गया। ये थी इसकी सामान्य सिद्धांत। इसके साथ ही एक और चीज आपको याद रखनी चाहिए कि ये जो सिद्धांत था वो 1967 में इन्होंने दिया था, 1967 में। और उसके बाद में इसमें कुछ संशोधन हुआ 10 वर्ष बाद में 1977 में। 3-4 चीजें आपको सामान्य शास्त्र का परिचय याद रखना चाहिए। अब बात करते हैं ये सामान्य परिचय के बाद वास्तव में जो त्रिआयामी सिद्धांत है वो वास्तव में है क्या। देखो पहले थोड़ा सा इसका सामान्य सा परिचय और देख लेते हैं। ये जो चित्र है आपके सामने, ये जो चित्र है ये थे गिलफर्ड। ये क्यों दिखा रहा हूं मैं आपको? क्योंकि अपना जो दिमाग होता है वो केवल शब्द नहीं समझता, शब्द समझता ही नहीं है, वो किसको समझता है? चित्र को। इसलिए मैंने चित्र दिखाया, गिलफर्ड का चित्र है, फोटो है, तो इसको समझना याद रह जाएगा। इसके साथ ही ना जो मैंने कहा संरचना बुद्धि की कैसे बताई, 3D। यहां देखना आप 3D देखो, 3D हुई, ये x मान लो, ये y मान लो और ये z, तो कितनी डायमेंशन? 3। इसके साथ में उन्होंने जो 3 आयाम थे, 3 आयाम की मैंने बात की, पहला कंटेंट्स, दूसरा ऑपरेशंस, तीसरा प्रोडक्ट। अब इसको यूं याद रखते हो कि कोई भी बुद्धिमानी का काम होता है, कोई भी काम हो तो उसमें कितने प्रोसेस होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है इनपुट, एक होता है इनपुट, एक होता है प्रोसेस, उससे आगे होता है प्रोसेस, और उसके बाद में क्या मिलता है? आउटपुट। और इन्हीं तीनों टर्म से ये सिद्धांत पड़ा। इनपुट का मतलब किसी भी समस्या आती है तो पहले उस पर इनपुट दिया जाता है। इनपुट मतलब क्या समस्या आई, कैसी समस्या आई, फिर उस समस्या का क्या होता है? निराकरण का जो प्रयास होता है उसको बोलते हैं प्रोसेस। फिर उस समस्या का क्या होता है? निराकरण, उसको बोलते हैं आउटपुट। मतलब ध्यान से समझना, वो समस्या आई, वो कैसी आई, क्या क्या समस्याएं आ सकती है, कौन कौन से उसका सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, तो उसको बोलते हैं इनपुट। प्रोसेस, उस समस्या से कैसे लड़ा गया, कैसे निर्णय किए गए, और उस लड़ने के बाद में उससे उस समस्या का निराकरण करने के बाद में उसका सॉल्यूशन होता है और एक नई चीज सामने आती है, उसको बोलते हैं आउटपुट। और ये सारा सिद्धांत क्या है? किसका है? गिलफर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत। ध्यान से समझना। पहले हम बात करेंगे कि कोई भी समस्या आती है, जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है तो वो कैसे किस रूप में आ सकती है, कौन कौन से रूपों में वो समस्या आती है। बुद्धि, बात किसकी सिद्धांत की कर रहे हैं? बुद्धि की। तो बुद्धि कहां आती है कि कोई समस्या आती है तो कितने प्रकार की, कैसे किस प्रकार की आ सकती है, फिर क्या होता है उस समस्या का आती है तो उसका निराकरण में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, और जब वो पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो उसका बाद में रिजल्ट किस प्रकार आएंगे। इन तीनों भागों को ही 3 डायमेंशनल या त्रिआयामी सिद्धांत। 3 आयाम कौन कौन से हो गए? पहला इनपुट का मतलब क्या है? कंटेंट्स। प्रोसेस का मतलब क्या है? ऑपरेशन।
आउटपुट का मतलब क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कोई मशीन में देखो कंटेंट डालते हैं किसी मशीन में, कंटेंट का मतलब सामान मान सकते हो, कंटेंट। फिर ऑपरेशन क्रियाएं होती है उस मशीन में, और फिर क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है कोई चीज। कोई भी मशीन हो, आदमी में भी ऐसे ही होता है। कोई समस्या आती है, उस पर विचार होता है और उस समस्या का निराकरण किस प्रकार होता है, ये इस महोदय ने समझाया। कौन थे ये? जेपी गिलफोर्ड। कहाँ के थे? सोवियत संघ के। एक एक की चर्चा हम करेंगे, ध्यान से समझना कि पहली जो वस्तु है उसको बोलते हैं विषय वस्तु या अंतर वस्तु या कंटेंट्स। कोई भी समस्या आती है तो वो जो किसी, जैसे एक मशीन है तो उसमें क्या सामान डाला जाता है, वैसे ही कुछ समस्या आती है तो वो कितने प्रकार की हो सकती है उसका ध्यान रखना। पहले उन्होंने बताया कि आकृत्यात्मक, या तो कोई समस्या है तो उसकी कोई आकृति होगी। जैसे इस पेन के बारे में मैंने सोचा तो ये क्या है? आकृत्यात्मक शेप है इसका कुछ, तो उस समस्या को बोलते हैं, उस विषय वस्तु को बोलते हैं आकृत्यात्मक, शेपली। अंग्रेजी में टर्म्स बिरादना, शेप है इसका, कोई शेप, कोई साइज है इसकी, तो इसको शेपली। उसके बाद में कोई समस्या ऐसी होती है जो प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक हम लोग को सिंबल होता है। जैसे आप रास्ते पे जा रहे हो, सड़क चल रहे हो, तो वहां आपको लिखा हुआ है, जैसे क्या बोलते हैं उसको, ट्रैफिक रूल्स में जैसे हॉर्न बना हुआ है, हॉर्न का चिन्ह बना हुआ है, उसके आगे लिखा हुआ क्रॉस। तो ये क्या है? सिंबल ही तो है कि हॉर्न अपने को नहीं बजा सकते यहाँ। या फुटपाथ पे क्या होता है? पैदल व्यक्ति के चिन्ह बने हुए होते हैं। या जिससे ये चिन्ह बन गया तो ये आपको पता है कि ये क्या है? वकील का चिन्ह। तो ऐसे इन पर विचार किया जाता है, या फिर किसी आकृति पर विचार किया जाता है, या फिर किसी चिन्ह पर विचार किया जाता है, या किसी अर्थगत या शाब्दिक किसी शब्द पर, जिसको बोलते हैं सिमेंटिक। शब्द का मतलब है कि मैंने किसी को कहा, जैसे लिखा राम जाता है। अब किसी बच्चे को मैंने कहा राम जाता है, इसको अंग्रेजी में लिखो, तो ये क्या हुआ? अर्थगत, या तो इसका अर्थ उसको समझ में आए, सब इस पर जोड़ देगा, ठीक है, तो शब्दों की बात आएगी। या फिर व्यवहारिक, या फिर कोई समस्या आती है कि इसका व्यवहार ऐसा क्यों है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो उस पर विचार होता है। साइकोलॉजी में वैसे भी व्यवहार पर अध्ययन होता है, तो व्यवहारिक। तो उन्होंने, जो गिलफोर्ड थे, उन्होंने 1967 में जो सिद्धांत दिया, तो उसमें विषय वस्तु कितने प्रकार की बताई? 4। विषय वस्तु के कितने कोष बताए? 4। अब क्या हुआ, धीरे धीरे उनके समझ में आई कि यार ये साइकोलॉजी जो है उसमें शेप की कहीं चर्चा की जरूरत नहीं है। बुद्धि में शेप पर कोई ज्यादा चर्चा नहीं होती। जो कंटेंट है वो शेप वाले कंटेंट नहीं हो सकता। तो उन्होंने बाद में इसको क्या कर दिया? हटा दिया। याद रखना, आकृत्यात्मक को हटा दिया, और उन्होंने 2 चीजें जोड़ी, एक दृश्यात्मक और एक श्रव्यात्मक। दृश्य का मतलब विजुअल, और एक श्रव्य का मतलब ऑडिटरी। जिनको दृश्य का मतलब किसी चित्र को देखकर, जैसे मोबाइल में किसी चित्र को देखा, उस पर हमने विचार किया, हमने बुद्धि काम में ली, तो ये चित्र पर हमने विचार किया। या श्रव्य का मतलब है सुनकर, किसी बात को सुना और उस पर हमने बुद्धि लगाई। तो ये 2 उन्होंने अलग से जोड़ दिए। अब कितने हो गए? पहले 4 थे, याद रखना। अब इसको हटा दिया तो कितने हो गए? 4 का हटाते ही कितना हुआ? 3 हुआ, और 2 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 5। याद रखना इसको, पहले कितने थे? 4, अब कितने हो गए? 5। एक को हटाया और 2 जोड़ा तो हो गए 5। तो वापस में देखना, इसको समझने की कोशिश करना कि कोई भी कंटेंट होता है वो या तो किसी आकृति का होता है, या वो सिंबॉलिक हो सकता है, प्रतीकात्मक हो सकता है, सिंबॉलिक हो सकता है, या फिर वो शाब्दिक होता है, सिमेंटिक हो सकता है, अर्थगत हो सकता है, या फिर किसी के व्यवहार पर अध्ययन किया जा सकता है। या अब ये 4 ही थे, उसके बाद इसको हटा दिया, या फिर किसी बात पर हो सकता है, या किसी चित्र पर हो सकता है। तो मतलब किसी चित्र, विजुअल, और किसी बात है सुनकर, सुनने की कोई हो सकती है बुद्धि, जिस पर सोचती है। कोई आपने बात सुनी तो उस पर आपकी बुद्धि काम करने लगती है, तो उसको बोलते हैं ऑडिटरी।
वापस याद करो, या तो किसी आकृति पे हम बुद्धि लगा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ध्यान देखना, आप कोई भी है, या किसी शब्द या शब्द पर बात की जा सकती है, प्रतीक पर बात की जा सकती है, अर्थ पर बात की जा सकती है, व्यवहार पर बात की जा सकती है, किसी चित्र पे बात की जा सकती है, कि किसी आवाज पे बात। इसके अलावा दुनिया में ऐसा कोई मैटर नहीं है जिस पे हम सोच सके। मैंने कहा कुर्सी पे बात की तो किस पे आएगा? आकृत्यात्मक है। मैंने कहा उस लड़के पे हमने रिसर्च किया तो ये क्या हुआ? उसके व्यवहार को। मैंने एक सवाल दिया, मैंने कहा कि इससे क्या समझते हो? ठीक है, मैंने कहा इससे क्या समझते हो? इस पर चर्चा हो सकती है। भाई किसी को जलेबी लग रहा है, किसी को रस्सी लग रहा है, यही तो होता है। तो आकृति पर बात हो सकती है, ठीक है, प्रतीकात्मक सिंबॉलिक हो सकती है, अर्थ पर बात हो सकती है, उसके व्यवहार पर बात हो सकती है, उस किसी चित्र पर बात हो सकती है, दृश्य पर बात हो सकती है, या कोई सुना है श्रव्य या ऑडिटरी पर बात हो सकती है। तो इतनी ही होती है। तो पहले 4 थी, उसके बाद में कितनी होगी? 5। अब ये समस्या कंटेंट्स आया। अब उसके बाद में अपनी बुद्धि क्या करने लगती है, उस पर कोई भी समस्या आती है तो उस पर मंथन चलता है, दिमाग में मंथन चलता है। तो उस मंथन को क्या बोलते हैं? ऑपरेशन। अपना दिमाग ऑपरेशन करने लगता है कि इस जो समस्या, जो कंटेंट हमारे सामने आया उस पर हम क्या करें। जैसे आपके एग्जाम में आएगा तो आपका दिमाग, वो समस्या आएगी, समस्या 2-3 प्रकार की, इनमें से कोई भी प्रकार की आ सकती है। सिंबॉलिक आ सकती है आपकी समस्या, प्रतीकात्मक आ सकती है, व्यवहारिक आ सकती है, बहुत सारी समस्याएं आती है। हर एक पल किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता है, वो इन प्रकार की होती है। अब उस पर दिमाग क्या करता है? ऑपरेशन करने लगता है। और ऑपरेशन कैसे कैसे करता है, देखो ध्यान से समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। अब अपना जो कंटेंट था उस पर अपना दिमाग, अपनी बुद्धि काम होने लगती है। उसको संक्रियात्मक बोल दो या प्रक्रियात्मक बोल दो। संक्रिया होती है या प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है। इनपुट तो मिल गया, अब क्या होता है? प्रोसेस होता है। तो पहले प्रोसेस में जैसे समस्या आई तो पहला जो बिंदु है उसमें क्या होता है? स्मृति धारण। स्मृति धारण का मतलब जब भी समस्या आती है तो व्यक्ति क्या करता है? पुरानी जो बातें हैं, जैसे किसी बच्चे ने आग को छू लिया, अब उसके बाद में सामने उसके आग रखते ही उसकी स्मृति धारण, उसको याद आता है कि यार पहले जब ये सामने थी मैंने उसको टच किया था और मेरा हाथ जल गया था। स्मृति, रिटेंशन, मेमोरी रिटेंशन। मेमोरी रिटेंशन का मतलब वापस स्मृति से उससे संबंधित चीजें हम अपना दिमाग लाता है उसको, कि पहले क्या हुआ था, या ऐसी स्थितियां थी क्या, और ऐसी स्थितियां थी तो मैंने क्या किया था। तो उसको बोलते हैं मेमोरी रिटेंशन। फिर क्या करता है दिमाग? फिर क्या करता है? खोज या पहचान। फिर क्या करता है? कॉग्निशन करता है, उस पर उसको पहचानता है समस्या में क्या क्या है, क्या प्रॉब्लम है, वास्तव में है क्या ये, उसको स्टडी करता है। उसको बोलते हैं खोज या पहचान। उस समस्या को खोज करता है कि कहां प्रॉब्लम है। जैसे पंखा, आपका पंखा खराब हो गया, सबसे पहले सोचते हैं कि पहली बार पंखा, आज से 2 साल पहले पंखा खराब हुआ था तो हमने क्या किया था, तो उसको बोलते हैं स्मृति धारण। फिर क्या करता है? खोज। फिर हम सोचते हैं कि चलो उस टाइम पंखा खराब हुआ था, अब इस पंखे की खोज करते हैं कि इसमें पंखे में वास्तव में प्रॉब्लम क्या हुई। उसको बोलते हैं खोज, पहचान या कॉग्निशन। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में तीसरी स्टेज जो आती है उसमें दिमाग क्या करता है? बहुत सारे विकल्पों पर चर्चा करता है कि यार ये करूं या ये करूं या ये नहीं करूंगा मैं, ये थोड़ा सा ठीक रहेगा, नहीं ये भी ठीक नहीं है, इसमें ये सब समस्या है, हमें ये करना चाहिए। दिमाग क्या करता है? अपसारी, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब होता है दिमाग अलग अलग दिशाओं में क्या करता है? सोचता है कि यार ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, क्या करूं। इसको बोलते हैं अपसारी, बाहर की तरफ अलग अलग रास्तों पर विचार करता है। ऐसा ही होता है ना अपना दिमाग। रीट की, टीचर्स की, एग्जाम की तैयारी, मैं इससे पढ़ूं, मैं उससे पढ़ूं, मुझे यार कोचिंग जानी चाहिए, नहीं कोचिंग की मैं घर पे ही पढ़ूं, नहीं घर से तो मेरे समस्या हुई। इस प्रकार के, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। जैसे डाइवर्ट होता है अपना दिमाग उसी से। फिर बाद में क्या होता है? थोड़ा सा दबाव आता है तो हम क्या करते हैं? सोचने लगते हैं कि यार डाइवर्जेंट से नहीं, इन अलग अलग रास्तों में से एक तो अपने को चुनना ही पड़ेगा। कोचिंग जाऊं, नहीं जाऊं, सेल्फ पढ़ूं, ऑनलाइन पढ़ूं, एक डिसीजन तो करना पड़ेगा। बाद में हमने डिसीजन कर लिया कि कोचिंग करूंगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं केंद्र अभिमुखी या कॉन्वर्जेंट। कॉन्वर्जेंट का मतलब केंद्र में बहुत सारे रास्ते थे लेकिन वापस आना कहां है? इसी केंद्र में आना है। मतलब एक चीज को
इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, फिर होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब होता है कि फिर बाद में जब आपने डिसाइड कर लिया कि ऑनलाइन पढ़ूँ, कोचिंग में पढ़ूँ, सेल्फ स्टडी करूँ, कुछ क्या करूँ, उसके बाद में डिसीजन लिया कि कोचिंग में पढ़ूँ। फिर आप कोचिंग में आने के बाद में क्या करोगे, मूल्यांकन करो। ऐसे हर एक समस्या मूल्यांकन करोगे कि मैंने जो किया वो सही किया कि नहीं, सही किया तो कितना सही किया, उससे क्या नुकसान हो, एक मूल्यांकन करते हैं, उसको बोलते हैं एवोल्यूशन। यही होता है। और ऐसा ही गिलफोर्ड ने कितने बताए, 5। उसके बाद में उन्होंने एक और जोड़ दिया, छठा, जिसको बोलते हैं स्मृति अभिलेख। क्या बोलते हैं, स्मृति अभिलेख। स्मृति अभिलेख का मतलब होता है मेमोरी रिकॉर्डिंग। गिलफोर्ड ने कहा कि ये 5 तो ठीक है। उसके बाद में व्यक्ति जब मूल्यांकन कर लेता है तो उस मूल्यांकन का जो निष्कर्ष होता है, जैसे आपने कोचिंग का डिसीजन कर लिया, कोचिंग के डिसीजन के बाद में या ऑनलाइन के डिसीजन के बाद में आपने तैयारी की, उसके बाद में आपकी मेमोरी में ये बैठेगा, ये एक चीज बैठेगी कि यार कोचिंग गए वो सही किया मैंने, ये मेमोरी में बैठा होगा। या ऑनलाइन आपने स्टडी की तो वो सही किया। आगे जब भी आपके कहीं बात आएगी तो आप उसको अपने मेमोरी रिकॉर्ड में रखोगे, और जब भी कहोगे कि यार वो कोचिंग जाना ठीक था या ऑनलाइन पढ़ना ठीक था, अपने मेमोरी में उसको रिकॉर्ड रखोगे कि मैंने ऐसा ऐसा किया था और इस डिसीजन का ये प्रभाव पड़ा, ये सही रहा या ये गलत रहा। इसको बोलते हैं मेमोरी। तो पहले 5 थे, फिर कितने हो गए बढ़ के 6, वो भी 1977। क्लियर है। अगला जो बिंदु है, अब क्या होगा, ऑपरेशन हो गया। अब डिसीजन बन गया तो डिसीजन के भी अलग अलग भाग होते। ध्यान से फटाफट समझना। अब निकल के आया अपने पास प्रोडक्ट या उत्पादन या उत्पाद या परिणाम। परिणाम कितने प्रकार के आएंगे कि या तो वो उत्पादन है, इसको आप यूं समझ सकते हो कि जैसे बहुत सारे राइटर्स ने बहुत सारे कंटेंट दिए किसी व्यक्ति, किसी राइटर को कि इस पर लिखना है, बहुत मंथन करेगा, विचार करेगा, कॉन्क्लूजन निकालेगा, मेमोरी रखेगा, उसके बाद में एक बुक्स बना दी उसने। उस बुक्स में क्या होगा वो ध्यान रखना, उसमें इकाई होगी, उसमें वर्ग होगा, क्लासेज होगी, उसमें संबंध बताया जाएगा कि इस इकाई का, इस पाठ का। जैसे पाठ आपकी किताब में होंगे तो वो ये नहीं होते कि भाई सीधा मुगल काल पढ़ा और मुगल काल के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य को आपने पढ़ा। होता है क्या कभी? नहीं होता। पहले चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ोगे, उसके बाद में पढ़ते पढ़ते मुगल काल पढ़ोगे, उसके बाद में ब्रिटिश काल पढ़ोगे, उसके बाद में आधुनिक काल पढ़ोगे। तो संबंध होगा, उसके बाद में पद्धति, उसको लिखने की एक सिस्टमेटिक तरीका होगा, सिस्टम होगा कि 10वीं के बच्चों का अलग सिस्टम से होगा, 12वीं के लिए अलग सिस्टम। आपको याद करने के लिए बता रहा हूं मैं कि अलग अलग सिस्टम्स होंगे। फिर होगा रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, कि उस किताब का ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण हिंदी में भी होगा, हिंदी समझने वाले, इंग्लिश भाषा वालों के लिए अंग्रेजी में होगा, उर्दू समझने वाले उर्दू में उसको रूपांतरण किया जाएगा। ठीक है, बंगाल में पढ़ोगे तो बंगाली में लिखा हो जाएगा, तमिल में लिखा जाएगा, इंग्लिश में, सब भाषाओं में, तो उसका रूपांतरण होगा। और उसके बाद में सारे बच्चे क्या करेंगे, उस किताब का अनुप्रयोग, मतलब उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसको बच्चे क्या करेंगे, समझेंगे। तो किताब में क्या होगा, वापस में याद हो, किताब में क्या होगी, इकाइयाँ होगी। किताब में क्या होगी, क्लासों के लिए अलग अलग होगी। किताब में क्या होगा, संबंध होगा, आपस में पाठों के संबंध होंगे, आपस में रिलेटेड होंगे। ठीक है, उसके पढ़ाने की अलग अलग पद्धतियाँ होगी। फिर ठीक है, उसके बाद में उसका रूपांतरण बहुत सारी भाषाओं में किया जाएगा। उसके बाद में बच्चे क्या करेंगे, उसका अनुप्रयोग करेंगे। तो कितने हो गए, 6। इसमें कोई ज़्यादा कभी उसने गिलफोर्ड ने चेंजेस प्रोडक्ट में नहीं किए। अब देखो, एक और जो मोस्ट बात थी, आपने थोड़ा सा मैं पीछे लेके चलता हूं। इसमें कितने थे, 4 पहले वाले में, बाद में कितने हुए, 5, याद रखना। दूसरे में 5 थे, 6 हुए। तीसरे वाले में वापस ध्यान रखना, तीसरे वाले में 6 थे। तो देखना, वापस लिख दूं मैं, पहला जो था कंटेंट, उसमें कितने थे, वापस ध्यान से देखना, आप समझना। पहले वाले में कितने थे, सॉरी, आपको याद होगा, पहले 4 थे, बाद में 5 हुए। लिख दूं मैं यहां, ध्यान देखना, पहले 4 थे और उसके बाद में कितने हुए, 5। किस में हुए, कंटेंट्स में। ठीक है,
उसके बाद में जो ऑपरेशन था वो पहले 5 थे, उसके बाद में 6 हुए। ध्यान से देखना इसको, ऑपरेशन में पहले 5 थे, बाद में कितने हुए 6, और प्रोडक्ट में पहले भी 6 थे और अब भी कितने हो गए 6। तो इस प्रकार अब इस प्रकार देखना कि जो गिलफर्ड का जो मॉडल था उसमें टोटल कोस कितने थे। शुरुआत में जब उन्होंने दिया तो देखो इसको गुणा करो, 4 गुणा 5 गुणा 6। तो पहले उन्होंने कितने कोस बताए, 4 गुणा 5 गुणा 6, 6 पंजे 30 और 120। संशोधन के बाद में 6 पंजे 30 छिके 180। अब कितने, शुरुआत में उन्होंने कोस कितने बताए थे 120, फिर क्या हो गए 180। देखो 3 आते हैं, इनको अलग अलग भी लिखा हो जाता है। जो गिलफर्ड के कोस थे 120 भी थे, कुछ बीच में 150 भी हुए और लास्ट में कितने हो गए 180। वैसे यदि तीनों ही ऑप्शन में आ जाए तो गिलफर्ड के कोस कितने थे 120, और यदि ये पूछा जाए कि गिलफोर्ड के अंतिम रूप से कितने कोस थे तो 180। पहले कितने थे 120। यदि तीनों ऑप्शन आते हैं तो 120 करना, और यदि ये पूछा जाए अंतिम रूप से कितने कोस थे तो 180। इस प्रकार उन्होंने, देखो वापस मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज बताऊंगा आपको, इस प्रकार उन्होंने ये मॉडल 3 डायग्राम बनाया और उन्होंने अलग अलग, अब देखो ऐसा यदि कोई डिब्बा हो और उसको ऐसे काटा जाए, ऐसे काटा जाए, ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया, फिर यूं काट दिया, यूं काट दिया, यूं काट दिया, यूं काट दिया, फिर यूं काटा, यूं काटा, यूं काटा, यूं काटा, यूं काटा। इनमें अलग अलग लिख रखा है ना। तो इस प्रकार ये कितने कोस थे, शुरुआत में 120 थे और बाद में कितने हो गए 180। इस प्रकार गिलफर्ड का जो त्रिआयामी सिद्धांत। अब एक बार इस वीडियो को वापस देखना, काफी आसान लगेगा, और यदि अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी नॉलेज को अपने पास ना रख के सबको शेयर करें, सबको इसका फायदा मिले, यही मेरा प्रयास है। आशा है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें और साथ में अगले वीडियो का इंतजार करें। जल्दी ही मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।